नमस्कार। तो आज हम लेकर आए हैं वर्णमाला के 10 क्वेश्चन हैं, 10 प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, जो कि आपके सामने आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो यहाँ देख लें कि निम्न में से पहला प्रश्न है, ये पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ, और यहाँ आपने देखा कि 4 वर्ण लिखे हुए हैं, आ, ई, उ और ओ, चारों ही दीर्घ में आते हैं। लेकिन पूछ क्या रहा है कि कौन सा मूल दीर्घ नहीं है। तो मूल दीर्घ के लिए अब मूल शब्द में आपके मूल वर्ण जो आते हैं, आ, ई, उ, तीनों मूलों में आते हैं। मूल जो स्वर हैं उनमें आ भी आता है, ई भी आती है, उ भी आता है। तो यहाँ ओ जो है वो नहीं है दीर्घ, तो इसका यह है उत्तर चौथा ओ। ओ इसमें मूल दीर्घ में नहीं आएगा। अगला है उद्यान का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। उद्यान शब्द इसका पूछा गया है वर्ण विच्छेद। तो उद्यान का सही वर्ण विच्छेद अगर इसको देखें, उ, द, य, आ, न, अ, तो यहाँ गलती क्या है, यहाँ ना पे हलंत नहीं लगा हुआ है, इसलिए सही नहीं है। अब यहाँ पे देखें, उ, द, य, अ, न, अ, तो यहाँ पे छोटा आ है, यहाँ पे छोटा आ है, जबकि उद्यान में बड़ा आ लगा हुआ है, तो ये भी सही नहीं है। अब अगर इसको देखा जाए तो उ, द, य, आ, न, अ, ये बिल्कुल सही है। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यहाँ उद्यान का सही वर्ण विच्छेद या वर्ण विच्छेद जो है, वर्ण विच्छेद अलग अलग वर्णों को करना, उ, द हलंत वाला, फिर य, आ, न, अ, इस तरह से होगा उद्यान। यह है वर्ण विच्छेद सही। अब तीसरा है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। हिंदी भाषा में जो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है प्रमुख, 52। तो यही इसका सही आंसर है 52। उत्तर है इसका 52 कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। वर्ण जो लिपि है, लिपि में वर्ण है हिंदी भाषा में कितने हैं, वो 52 है। चौथा प्रश्न है आपके सामने, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, वे कौन से वर्ण हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, वे हैं इनमें से वृत्ताकार स्वर, समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर या फिर निरनुनासिक स्वर। अब यहाँ देख लें हम कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकल रही है, एक होता है जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है अनुनासिक, और जिनकी सिर्फ मुख से निकलती है वे कहलाते हैं निरनुनासिक। तो जिनकी नाक से कोई संबंध नहीं है वे कहलाते हैं निरनुनासिक। तो हमारे ज्यादातर वर्ण निरनुनासिक ही होते हैं। आपने देखा जिनका अंग, रंग, आंख, तो इस तरह से है अनुनासिक या अनुस्वार वाले, जिनका स्वर निकलता है नाक से, तो वे अनुनासिक हैं। और जिनका स्वर नाक से नहीं निकलता, सिर्फ मुख से निकलता है, वे निरनुनासिक कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन है ये चौथा। अगला पांचवा प्रश्न है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। जब जीव के आधार पर, जीव के जब कहाँ से जीव से स्थान, जीव के उच्चारण स्थान होता है जीव से, तो जीव के भाग पर जब वर्गीकरण किया गया है तो कौन सा इसमें से नहीं आएगा, कौन सा भेद इसमें नहीं है। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या विव्रत स्वर। अब इसमें से जब जीव के आधार पर किया जाता है तो अग्र स्वर, जब मुख में वर्णों को बोला जाता है, जीव का अग्र भाग काम करता है, तो वो अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, ए, ई, तो ई का उच्चारण अग्र भाग से होता है, और मध्य भाग से आ का उच्चारण होता है, छोटा आ मध्य भाग से, पश्च भाग से बड़ा आ, उ, ओ, और ओ, ये सब ये वर्ण हैं जो कि हमारे पश्च भाग से आते हैं। तो इसमें से हमारे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये तीनों हैं जीव के आधार पर। विव्रत स्वर नहीं है। विव्रत समृद्ध या होठों की आकृति के आधार पर होता है, तो इसको नहीं रखा गया विव्रत को। ये तीनों आएंगे। अगला प्रश्न है कि ज्ञ ज्ञानी वाला, तो ज्ञ का वर्ण यानी ज्ञ वर्ण है वो किन दो वर्णों के योग से बना है। जैसे आपको संयुक्त वर्ण बताए थे, छत्र, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त वर्ण है और ये दो वर्णों के मेल से बने हैं। तो ये ज्ञ का पूछ रहा है कि ज्ञ किन दो वर्णों के मेल से बना है। तो ज्ञ में देखें जा और यहाँ आते हैं, लेकिन ये वाला पहला सही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जा पूरा है, हलंत वाला नहीं है। और ये वाला जो है जा हलंत का है और यहाँ है, ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि जा आधा रहेगा और यहाँ पूरा रहेगा। इसमें देख लें जा और धा है तीसरे में, और चौथे में जा और न्या है, जबकि ये सही नहीं है। ये वाला सही है ऑप्शन हमारा जा और या। जा हलंत वाला रहता है। इसमें आपको चारों वर्ण हमने वर्णमाला में बताए थे कि पहला वर्ण जो है हलंत वाला रहेगा, दूसरा जो नासिक है या जो भी है वो पूरा रहेगा।
तो यहाँ ये वाला इसमें सही है। आगे हम और देख लेते हैं, चार क्वेश्चन। तो यहाँ देखें, सातवां प्रश्न है वो है आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है। ब अक्षर का, ये है ब, बकरी वाला ब। तो यहाँ आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब किन किन चीजों के अंतर्गत आता है या व्याकरण में इसका क्या स्थान है, ये पूछा गया है। व्याकरण का वैशिष्ट्य क्या है। अब पहला ऑप्शन है कि ब जो है दंतोष्ठ है, स्पर्शी है, अल्पप्राण है, अघोष है या निर्नासिक है। दूसरा ऑप्शन है द्वय ओष्ठ है, स्पर्शी, अल्पप्राण, घोष और निर्नासिक। तीसरा है द्वय ओष्ठ है, स्पर्शी, संघर्ष स्पर्शी है, अल्पप्राण है, अघोष और निर्नासिक है। चौथा ऑप्शन है ओष्ठ है, स्पर्श है, महाप्राण है, सघोष है और निर्नासिक है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो देखें कि ब को किन किन वर्गों के अंतर्गत, किन किन वर्णों के अंतर्गत ब को रखा गया है, क्या क्या चीजों में आता है ब। तो ब द्वय ओष्ठ है, ब जब उच्चारण करते तो दोनों ओष्ठ मिलते हैं ब, तो द्वय ओष्ठ है। अब स्पर्शी व्यंजन भी है, क से मां के बीच में आता है, पा फा बा भा, तो स्पर्शी भी हो गया। अब अल्पप्राण है क्योंकि पा फा ब तीसरा है, तो तीसरा वर्ण अल्पप्राण होता है, ये भी सही है। घोष है तीसरा चौथा, ये घोष होता है, घोष में तीसरा चौथा पांचवा ये घोष वर्ण है, तो ये घोष भी है। और निरनुनासिक भी है क्योंकि नाक से इसका स्वर नहीं है, सिर्फ मुख से है इसका स्वर, तो ये निर्नासिक भी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो दूसरा है, दूसरा वाला है। पहला ऑप्शन अगर देखेंगे तो ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण अघोष कर दिया इसलिए गलत है। अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो ये संघर्षी नहीं है, बाकी ठीक है कि यहाँ संघर्षी और ये अलग कर दिया है अघोष यहाँ पर, तो ये इसलिए गलत हो गया। अब चौथे में स्पर्शी है, महाप्राण, क्योंकि अल्पप्राण है तीसरा वर्ण है तो महाप्राण नहीं है, ये यहाँ भी गलत है। तो आपको ये सही ऑप्शन है दूसरा वाला, कि ओष्ठ है, स्पर्शी है, अल्पप्राण है, घोष है और निरनुनासिक है। अगला प्रश्न है आठवां, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई क्या है। सार्थम और सब सार्थक भी हो, सबसे छोटी इकाई लघुतम यानी सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है। शब्द, पद, ध्वनि या वाक्य। तो यहाँ सबसे पहले वर्ण क्या आता है, सबसे पहले वर्ण या ध्वनि आती है। सबसे पहले ध्वनि है या वर्ण है, वर्ण से मिलकर वो शब्द बनते हैं, शब्द से पद या वाक्य बनते हैं। तो इस तरह से सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुतम इकाई ध्वनि कहलाती है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ला को किस वर्ग में रखा गया है, किस प्रकार की ध्वनि है। तो यहाँ पार्श्विक, उच्छिष्ट, प्रकंपित या संघर्षी। तो इसमें सही ऑप्शन है पार्श्विक, क्योंकि पार्श्विक जब ला का उच्चारण करते हैं तो जीभ पूरे पार्श्व को घेरती है और अगल बगल से हवा निकलती पार्श्व से, इसलिए इसको पार्श्विक कहा जाता है। और उच्छिष्ट वर्ण वे हैं अड़ा अड़ा, जो कि अतिरिक्त वर्ण भी बताए गए हैं द्विगुण वाले। प्रकंपित रा को कहा गया है। और संघर्षी वर्ण वे सभी आते हैं संघर्षी में, जो कि आपको स स स तीनों स स स ह चारों वर्ण वो संघर्षी में आते हैं। तो ला जो ध्वनि है वो वैसे अंतस्थ है, लेकिन अंतस्थ के साथ साथ ये पार्श्विक भी है, पार्श्विक भी इसे कहा गया है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है। इनमें जो आपके सामने 10 वो लिखे हैं, यहाँ देखें कि ये पूछा गया विसर्ग से बना हुआ। अब अधः यहाँ क्या लगा है, विस्मयवाचक चिन्ह, तो ये नहीं है। अब यहाँ निस्पृह, 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 तो ये कहा गया निस्पृह। तो यहाँ जो आपने देखा कि यहाँ विसर्ग लगा है, ये द्वित लिखा है, ये थोड़ा सा लिखा है, तो इसमें आपको ये बिंदी देखनी है कि विसर्ग कहाँ पर लगा है। वो अंत में ही नहीं बीच में ही प्रयोग होता है, इसलिए निस्पृह सही ऑप्शन है इसका, विसर्ग का प्रयोग निस्पृह में हुआ है। तो ये आज के 10 प्रश्न वर्णमाला से। अब ये प्रश्न लेकर फिर आएंगे आपके सामने, तो शायद अब की शब्द के प्रश्न होंगे आपके सामने, तो इनको थोड़ा ध्यान देते रहिए, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में कोई परेशानी ना उठानी पड़े। कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।